तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो जिनू एंड 3 मुनाच की फाइट होती है, जिनू उनमें से एक को निपटा देता है जो कि होती है मुनाच ऑफ प्लेगस कुरेसा, एंड इसका बदला लेते हैं मुनाच ऑफ फ्रॉस्ट एंड बीच मुनाच, जो कि जिनू को पीछे से स्टेप कर देते हैं एंड उसे मार देते हैं। एंड अचानक से जो जिनू के पास ब्लैक हट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड अपना जो जिनू होता है वो अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसने जितनी भी सारी गलतियाँ की होती है वो उसको सुधारता है। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है शैडो मुनाच की। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो एसबर्न होता है वो जिनू को बोलता है, अगर तुम चाहो तो इस दुनिया में रह सकते हो हमेशा के लिए, जैसे कि तुम एक सपने में हो जहाँ पर तुम कभी नहीं जागने वाले हो। और फिर जिनू जवाब देता है, तुम चाहते हो कि मैं इस ट्रैप के अंदर हर जो इल्यूजन तुमने क्रिएट किया है। और तभी एसबर्न उसे बोलता है, नहीं, मैं इस दुनिया का क्रिएटर नहीं हूँ, क्रिएटर तुम हो। और यह बात ना जिनू को समझ नहीं आती। और फिर एसबर्न अपने रूप को चेंज करता है और जिनू के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम्हारे डिजाइन ने तुम्हारी गलतियों को सही किया है और मेरी पावर को कंबाइन करके तुम इस दुनिया को क्रिएट किया है। दिस इज माई डोमेन, दिस इज इटर्नल स्लम्बर। एंड गाइस, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो इटर्नल स्लम्बर है वो कैसा दिखता है। और फिर एसबर्न बोलता है, मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूँ, जितना तुम सोचते हो उससे भी काफी ज्यादा लंबे समय से, और तुम कई बार मौत के करीब जा चुके हो दूसरे के मुकाबले, लेकिन फिर भी तुमने इस चीज को डेस्परेटली रेजिस्ट किया। मैं रिकॉर्ड हूँ तुम्हारे स्ट्रगल का, मैं एविडेंस हूँ तुम्हारे रेजिस्टेंस का, मैं रिवार्ड हूँ तुम्हारे पेन का। आई एम आल्सो डेट इटर्नल स्लम्बर एंड टेरर। और लास्ट में एसबर्न उसे बोलता है कि मैं तुम हूँ। और इसके बाद वो जिनू का रूप ले लेता है और फिर एक पेड़ को उगाते हुए कहता है कि तुम मेरे डोमेन के अंदर जो चाहो वो कर सकते हो। और फिर वो पेड़ को बड़ा रूप दे देता है और फिर वो जिनू को बोलता है कि तुम इस दुनिया के अंदर कुछ भी बदल सकते हो और यह एक मेरे डोमेन का पार्ट है जो कि तुम्हारा है और तुम इनसे मेरी पावर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। और फिर एसबर्न चारों तरफ बगीचा क्रिएट कर देता है और वो चाहिन का रूप लेता है और बोलता है, ऑल्दो दिस इज ओनली पॉसिबल विद इन योर डोमेन, यू हैव एबिलिटी टू क्रिएट, डिस्ट्रॉय एंड चेंज द वर्ल्ड। यहाँ पर वो इस चीज को भी मेंशन करता है कि जो उसके पास पावर है ना वो ओमनीपोटेंट पावर है। और जिनू बोलता है, तो तुम यह कह रहे हो कि हम दोनों के पास पावर सेम है। जो सुनकर शैडो मुनाच हंसता है और बोलता है, मैं तो तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाह रहा था। और फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और अपने बारे में जिनू को बताता है जो कि तुम पहले से ही जानते हो। और फिर जिनू बोलता है, लेकिन मैं ही क्यों? और फिर एसबर्न जो होता है वो जिनू को शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ दिखाने वाला होता है और उसकी शुरुआत भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पर जिनू फ्रीज हो रहा होता है और जिनू को देखकर राकान बोलता है, डेफिनेटली इसकी सांसें रुक गई होंगी। और फिर हम लोग देखते हैं थॉमस को जो कि लिनहार्ट से बोलता है, मैक्स जिनू को प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, वो डिसअपीयर हो रहा है। और बाइक भी समझ जाता है कि जिनू के हराने का मतलब यही है कि अब उन बीस्ट को कोई भी नहीं रोक सकता। और यह सब चीजें ना लिम भी दूर से देख रहा होता है। और फिर वो मुनाच ऑफ फ्रॉस्ट की तरफ अपनी एरो को पॉइंट करता है बिकॉज अभी उसे लगता है कि उनके पास एक चांस है और वो सभी को ऑर्डर देता है अपने सिग्नल का। लेकिन जैसे ही मुनाच ऑफ फ्रॉस्ट लिम की तरफ देखता है तो लिम काफी ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से जिनू जहाँ फ्रीज हुआ होता है ना उसके अंदर से एक ब्लैक ऑरा निकलता है और हम लोग देखते हैं जिनू के ब्लैक हट को जो कि एक्टिवेट हो जाता है। और इस चीज को देखकर ना मुनाच ऑफ फ्रॉस्ट और राकान काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग ट्रू किंग को इस दुनिया में उतरने नहीं दे सकते फेक किंग के मरने के बाद। बेसिकली वो लोग जिनू की बात कर रहे होते हैं, जिनू के बाद वो लोग ट्रू किंग को इस दुनिया में उतरने नहीं दे सकते और इसलिए वो किसी भी कीमत पे उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे ही दोनों मुनाच जिनू के पास पहुँचते हैं वैसे ही साइड से राकान पे एक जोरदार किक पड़ जाती है जिसकी वजह से वो दोनों मुनाच आपस में टकरा जाते हैं और दोनों मुनाच दूर जाके गिरते हैं, आई मीन की एक बिल्डिंग से टकरा जाते हैं। और यह काम जो होता है ना वो जिनू के फादर का होता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक जिनू के फादर की एक बैडेस्ट एंट्री जो कि अब जिनू को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। इसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम लोगों को एक दूसरी दुनिया के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ पर पहले लाइट और डार्कनेस ही एग्जिस्ट करा करती थी। और हम लोग फाइनली सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के गॉड के बारे में पता चलता है जो कि होते हैं एब्सोल्यूट बीइंग। एंड उन्होंने लाइट से रूलर्स को क्रिएट किया एंड डार्कनेस से मोनार्च को। एंड जो मोनार्च थे उनका जन्म हुआ था इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड जो रूलर्स थे उनका जन्म हुआ था दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए। एंड दोनों तरफ के जो सोल्जर थे वो एक दूसरे को मारते रहते थे और इस चीज का कभी भी अंत नहीं हुआ। और ऐसे कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई को देखकर जो रूलर्स होते हैं वो थक जाते हैं और उनमें से एक रूलर जाता है एब्सोल्यूट बीइंग के पास मदद मांगने के लिए, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग का कोई भी जवाब नहीं आता। और इस चीज को देखने के बाद जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट नाइट होते हैं वो समझ जाते हैं, जिन्हें रूलर्स भी कहा गया है, कि जो मोनार्च और उनके बीच बैटल चल रही होती है वो कुछ नहीं बट एब्सोल्यूट बीइंग के लिए
लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है और वो इस वार को खत्म नहीं करना चाहते हैं। और फिर हमें वही सेम कमांड दिखाई जाती है जो हमें डबल डंजन के अंदर दिखाई गई होती है, जो होती है गॉड की पूजा करो, गॉड की प्रशंसा करो और अपनी आस्था को गॉड के सामने प्रूव करो। और जो लोग इस चीज को नहीं कर पाएंगे उसका जान नहीं बख्शी जाएगी। इसके बाद एसबॉर्न जिनू को यह भी बताता है कि जब तक एब्सोल्यूट बीइंग एग्जिस्ट करा करते थे तब तक यह वार कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। और इसलिए जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइन थे उन्होंने अपने स्वॉर्ड को उठाया और इस वार को खत्म करने के लिए, और यह एक रिबिलियन था जो कि एक विद्रोह था। और फिर हम लोग एसबॉर्न का फार्मर शेफ देखते हैं जो कि पहले एक रूलर था और वो इस विद्रोह के अगेंस्ट था, लेकिन तुम लोग उसकी आर्मी का खुद हाल देख सकते हो जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इवन उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अचानक से उसे रियलाइज होता है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है उन्होंने उसके अंदर एक पावर को छुपा रखी है। और फिर वो बोलता है राइज, जिसके जो उसका रूप होता है वो एक अलग ही लेवल पर एंटिटी बन चुका होता है और अब बंदे के पास एक अलग ही आर्मी होती है जिसको वो लीड करता है। लेकिन जैसे ही वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है वो देखता है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है उनका दी एंड हो चुका है। एंड इसके बाद हमें काफी सारे रूलर्स दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि गॉड के मारने के बाद, एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद और उनकी पोजीशन को हथियाने के बाद वो लोग रूलर्स बन गए थे और फिर उन्होंने मोनार्च पर अटैक लॉन्च कर दिया उस डिवाइस का यूज करके जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर को कंटेन किया गया था। और इस पावर के रिजल्ट में उन्होंने सबसे पहले लिगिया जो कि मोनार्च ऑफ बिगिनिंग है उसको कैप्चर किया था, जिसकी वजह से जो मोनार्च की पावर है वो कोलैप्स कर गई। और जब मोनार्च सिचुएशन को समझ गए थे तो मैंने इस चांस को सीज किया था और उनके पास जा पहुंचा और रूलर से लड़ने के लिए उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी और उन्होंने अपनी फोर्सेस को मेरे साथ मिला दिया। और फिर ऑब्वियसली चॉइस होती है, शैडो मोनार्च ने 9 मोनार्च के साथ मिलकर एक लंबी बैटल लड़ी शैडो मोनार्च के तौर पर। इसके बाद हम लोग एसबॉर्न के थ्रू यह भी बताया जाता है कि सभी चीजें सही चल रही थी, जो कि किंग ऑफ बर्जक ड्रैगन है वो उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था और जो रूलर्स और मोनार्च थे वो उनसे डरते थे। और तभी 2 मोनार्च ने मिलकर अपनी फोर्सेस को बनाया, जिसमें एक मोनार्च है मोनार्च ऑफ फैंग और जो दूसरा मोनार्च है मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम। और इस फाइट के अंदर लगभग सभी मोनार्च की आर्मी समाप्त हो गई थी और जो उसकी एग्जेसिव पावर है वो उसके लिए बेयर लाई थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्च ने मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम को पकड़ा हुआ होता है और उसका गला काट दिया। और इसी दौरान जो मोनार्च ऑफ फैंग यानी कि जो रकान होता है वो अपने ट्रूप को छोड़कर वहाँ से भाग गया था और सारी कीमत जो है वो बेरान को देनी पड़ी। एंड देन फिर उस जगह एंट्री होती है काफी सारे रूलर्स की जो कि एसबॉर्न यानी शैडो मोनार्च के पास पहुंचे थे। लेकिन बात करने से पहले बंदा मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम को अपने शैडो के अंदर छुपा देता है और इस पॉइंट पे ना जो सभी रूलर्स होते हैं वो शैडो मोनार्च को घेर लेते हैं चारों तरफ से, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करते। वो सब उसके सामने झुक जाते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। एंड जो दूसरे रूलर्स होते हैं वो भी शैडो मोनार्च के सामने झुक जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है उनसे फाइट करने का। और अभी एसबॉर्न जानता है कि वो उतना केपेबल है कि वो उसे नथिंगनेस में भेज सकता है, बट वो उससे शांति चाहते हैं। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि रूलर्स का कोई तरीका है रिस्पेक्ट दिखाने का अपने फेलो साथी को, जो कि रूलर्स के फ्रंट लाइन में लीड करा करता था। और उनकी बातें सुनकर ना एसबॉर्न उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है, तुमने अपनी शॉट से मेरी मास्टर को मार दिया। और फिर वो रूलर्स बोलता है वो हमारे भी मास्टर थे। जो बात सुनकर ना एसबॉर्न का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सामने रूलर्स का मुंह पकड़ता है, उसके करीब जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सो इसलिए तुमने एक क्राइम किया जो कि काफी हीनियस है। और फिर रूलर उसे बोलता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमें कैसे फील हुआ था जब हमने उनके अगेंस्ट विद्रोह करा था, और अभी जो हम सभी लोग चाहते हैं वो इस वार का अंत है। और तभी शैडो मोनार्च उन्हें उसे मानने के लिए कहता है, लेकिन अभी जो रूलर्स होते हैं वो उसे माफी मांगते हैं। और जिस रूलर को शैडो मोनार्च ने पकड़ा होता है वो उसे सैल्यूट भी करता है। और जो सभी मोनार्च होते हैं वो चारों तरफ से उड़ रहे होते हैं और वो भी शैडो मोनार्च को सैल्यूट कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्च को जिसने अपना भेष बदल लिया होता है और फिर वो जिन्हों को बोलता है कि मैं कंफ्यूज था और एक सिंगल सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहा था, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं छुप जाऊं अपने रिवेंज के लिए। और जब मैंने मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम को अपनी शैडो के अंदर कन्फाइन किया था तो मेरा प्लान था कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम पर मोनार्च ऑफ फैंग पर हमला करने का मेरी पूरी बॉडी रिकवर होने के बाद। लेकिन जिस दौरान वो छुपा हुआ था तब जो मोनार्च थे वो अपनी अनोनिमस अमाउंट में कम्बैट पावर को खो देते थे एंड रूलर्स के हाथों डिफीट हो गए थे। और हमें एसबॉर्न के थ्रू यह भी बताया जाता है जब वो मोनार्च के सामने रीअपीयर्ड हुआ था जो कि डायमेंशन गैप से बच के भाग गए थे, तो ड्रैगन किंग जानते थे कि अब टाइम आ चुका है अपनी कॉम्बैट पावर को बूस्ट करने का। और इसलिए उन्होंने उसके साथ फाइट करने के बजाय उसे खुशी से एक्सेप्ट किया। एंड देन फिर उन्होंने उस दुनिया को ढूंढा जहाँ पर वो अपनी न्यू आर्मी को बिल्ड कर सके। और फिर जिन्हू बोलता है यू मीन अर्थ, एंड एसबॉर्न जवाब देता है यस। मोनार्च का वहाँ आना मानवता के लिए अनप्रिडिक्टेबल था जो कि
तबाही था और जो तबाही थी वो होनी ही थी। और फिर जिनू को एक तबाही का मंजर दिखाया जाता है जो कि पूरा डीमन कासल के ही तरह दिख रहा था। और फिर जिनू बोलता है कि क्या यह फ्यूचर में होने वाला है, तो एसबर्न जवाब देता है नहीं, यह सब पास्ट में हो चुका है। और फिर जिनू बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब, और एसबर्न जवाब देता है एसबर्न मोनार्च एग्जिस्ट करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो रूलर्स हैं और रूलर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया को बचाने के लिए। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग, और फाइनली मोनार्च को ड्रैग डाउन करने के बाद उधर सोल्जर भेजे थे तो काफी लेट हो गया था क्योंकि वहाँ पे सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस सब मैच के बाद जो रूलर्स का दिमाग था वो खराब हो गया और उन्होंने उस डिवाइस का यूज किया जिस डिवाइस के अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर कंटेंट थी। और फिर हमें यहाँ पर एक कप दिखाया जाता है जिस कप का नाम होता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसका तुम लोग सीधे सीधे काम यह समझ सकते हो कि यह समय को 10 साल पीछे ले जा सकता है। और रूलर से जो हो पाता उन्होंने सब किया था, लेकिन जो रिजल्ट था इस फाइट के बाद वो सेम ही रहा था। और इस पॉइंट पे रूलर समझ गए थे कि वो सभी को नहीं बचा पाएंगे। सो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉपुलेशन के कुछ भाग को बचाएंगे जिससे जो लाइफ है वो दोबारा से रिकंटिन्यू हो पाए। और फिर जिनू बोलता है सो ऐसे हंटर का जन्म हुआ। और एसबर्न जवाब देता है यार उन्होंने उस बीइंग को क्रिएट करा जो कि उन दो ग्रेट फोर्सेस के बीच सरवाइव कर पाए, और ऐसे वो मैन काइंड को बचाना चाहते थे। और यह सब बातें सुनकर ना अब जो जिनू होता है वो धीरे धीरे अपने सवालों का जवाब मिल रहा होता है। और फिर वो एसबर्न को कहता है सो ये जो दुनिया है वो काउंटलेस टाइम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और एसबर्न जवाब देता है यार जो हायर बीइंग है वो टाइम के फ्लो के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। और अब एसबर्न जिनू को कप ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में बताता है जहाँ पर वो उसे यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जो मोनार्क हैं वो तब तक इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे जब तक जो कप ऑफ रीइंकार्नेशन है वो यूजलेस ना हो जाए। और फिर जिनू उसे बोलता है सो तुम यह कह रहे हो कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन की भी एक लिमिट है। और फिर एसबर्न बोलता है कि कोई भी चीज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अंदर इन्फिनिटी पावर हो। जस्ट लाइक कैसे जो एब्सोल्यूट बीइंग थे वो अपने ही क्रिएचर के थ्रू मारे गए थे क्योंकि उनकी जो पावर थी वो खत्म हो गई थी। इसके बाद जो सवाल सभी के दिमाग में आता वो जिनू के भी दिमाग में आया। और फिर वो एसबर्न से पूछता है कि कैसे एब्सोल्यूट बीइंग अपने ही क्रिएचर के थ्रू मारे गए। तब एसबर्न उसके सवालों का जवाब देता है इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कैसे जो ह्यूमन है वो अपनी ही बनाई गई मशीन के थ्रू हर्ट हो जाते हैं और मारे जाते हैं, और हमें केवल फाइट करने के लिए बनाया गया था और हमें इतनी इनफ पावर दे दी गई थी कि हम लोग क्रिएटर को ओवरथ्रू कर सके। और जो मोनार्क थे वो भी इस चीज से इंस्पिरेशन ली थी, लाइक जो रूलर की बॉडी को बोरो किया था इस दुनिया में आने के लिए। और जो उनकी आर्मी है ना वो रूलर की सोल्जर से भी ज्यादा समय पहले पहुंच चुकी है इधर। लेकिन इस बात के अंदर भी ना एक एक्सेप्शन होता है, जो ड्रैगन किंग और जो शैडो मोनार्क थे उनके अंदर काफी एनोनिमस अमाउंट में पावर है और इसलिए उन्हें कोई होस्ट ही नहीं मिला जो कि उनकी पावर को हैंडल कर पाए, और इसलिए वो अभी तक इस दुनिया के अंदर नहीं आ पाए। और तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर जिनू के पास कैसे पावर आ गई और यहाँ पर काम कैसे करती है। एक स्किल मेज जो कि वन ऑफ द किंग के अंदर काम करता है वो एसबर्न के पास आता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट बॉडी ढूंढेगा, लेकिन इसके रिटर्न में उसे इमोर्टलिटी चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, जो यह मेज था ना उसे आर्किटेक्ट बुलाया करते थे। एंड फिर आर्किटेक्ट ने अपना काम शुरू कर दिया और इसी दौरान जो एसबर्न था ना उसकी नजर पड़ती है जिनू पे, जिसने आर्किटेक्ट के बनाए हुए सिस्टम के रूल को ही ओवर स्टेप कर दिया। आई मीन उससे आगे निकल गया। और अब आर्किटेक्ट जिनू को बोलता है कि तुम कमजोर थे, तुम बार बार मौत के काफी करीब थे, लेकिन तुम हमेशा अपनी जान बचा लेते थे और मैं तुम्हें देखता और आर्किटेक्ट के अप्रूवल करने के बाद भी मैंने तुम्हें चूज किया। और एसबर्न उसे बोलता है लेट मी सी वन मोर टाइम, मैं तुम्हारे स्ट्रगल का रिवार्ड हूँ, मैं एविडेंस हूँ तुम्हारे रेजिस्टेंस का, मैं रिवार्ड हूँ तुम्हारे पेन का। और अपने फादर का चेहरा देखने के बाद जिनू थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एंड देन हमें आखिर में पता चलता है जो एसबर्न है वही जिनू है और जो जिनू है वही एसबर्न है। और अब आखिर में एसबर्न जिनू को एक चॉइस देता है, या तो वो इस डोमेन के अंदर आ जाए जहाँ पर वो कुछ भी कर सकता था, और दूसरा वो बाहर जाए, रियलिटी को फेस करे और अपने दुश्मनों का सामना करे। और अब जिनू जवाब में उसे बोलता है कि उसने कहा था कि उसने डिसीजन ले लिया। और फिर जिनू बोलता है आई डोंट बिलोंग हियर। और आखिर में हम लोग एक शानदार सा जिनू और एसबर्न का फेयरवेल देखते हैं एंड लास्ट में जिनू बोलता है राइज। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।